हाय फ्रेंड्स, रोहित स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 1 आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, जो डेली लाइफ और सिलेबस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। डेली लाइफ में आप मोबाइल और लैपटॉप को चार्ज करते हो और आपके सिलेबस में शुरू के 3 चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स बार बार आएगी। वो टर्म्स मैं आपको चैप्टर 1 में कवर करा दूंगा। और डेमो के लिए आप वीडियो को 6 मिनट 15 सेकंड तक जरूर देखना शुरू होने के बाद, और उसके बाद आप NCERT का चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 1 और 2 जरूर पढ़ना। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और मैं पूरा सिलेबस उसी के फॉर्मेट में कवर करवाऊंगा, जिससे आपको पूरी NCERT जरूर क्लियर हो जाएगी। और आप, जैसा मैंने कहा था, 6 मिनट 15 सेकंड तक देख के NCERT एक बार रीड करके देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से पसंद आएगी। चैप्टर 1 में आपके एक वर्ड इलेक्ट्रिसिटी बार बार आएगा। तो वो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? वो वर्ड डिराइव हुआ है, एक पत्थर टाइप का मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं एम्बर। तो उस पत्थर और टाइप के मटेरियल को जब आप रब करते हो ना, तो रब करने पे उस पर चार्ज प्रोड्यूस होता है उस पत्थर पर, और उस चार्ज के प्रोड्यूस होने के बाद वो लाइट मटेरियल को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो इस फिनोमेनन के बेसिस पर ही आगे सारे प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर में आपको 2 एग्जांपल के थ्रू थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहले एग्जांपल में आप एक ग्लास रोड लेंगे। अभी आप फिलहाल इसको ग्लास रोड मान लीजिए, और सिल्क का या वूल का कपड़ा लेंगे आप। तो सिल्क वूल का कपड़ा मान लो, ये ग्लास रोड मान लो। अब जब आप इस ग्लास रोड को इस कपड़े पे रब करेंगे, तो ये ग्लास रोड पॉजिटिव साइन गेन करेगा और ये सिल्क नेगेटिव साइन गेन करेगा। अब मेरे पास 2 ग्लास रोड है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब जब मैं इन दोनों को पास लाऊंगा, तो आप जानते हैं कि जब भी 2 पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड एक दूसरे को रिपेल करेगी। और इससे आप सिल्क मटेरियल मान लीजिए मेरे हाथ को, तो जब 2 नेगेटिवली चार्ज सिल्क मटेरियल एक दूसरे के पास आएंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। लेकिन ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज है, सिल्क नेगेटिवली चार्ज है। आप जब इन दोनों को पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को अब अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों अपोजिटिवली चार्ज मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेंगे, उसमें हम प्लास्टिक रोड लेंगे। इसे आप प्लास्टिक रोड मान लीजिए। एक प्लास्टिक रोड लेंगे, उसे हम कैट की स्किन पे रब करेंगे। तो जब आप प्लास्टिक रोड को कैट की स्किन पे रब करेंगे तो प्लास्टिक रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो कैट की स्किन है अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी होगी। अब मान लीजिए 2 नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड आपके पास है, आप इन दोनों को पास लाए। अब इनका चार्ज सेम है तो वापस ये एक दूसरे को रिपेल करेगी। और जब आप कैट की स्किन और प्लास्टिक रोड को पास लाएंगे तो अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब आपको मैं एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, वो होती है पिच बॉल। पिच बॉल कोई भी चार्ज को गेन कर लेती है। आप सिर्फ चार्ज बॉडी को पिच बॉल से टच करेंगे तो वही का वही चार्ज पिच बॉल भी गेन कर चुकी होगी। अब मेरे पास में पहले पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड थी, मान लीजिए ये 2 पिच बॉल है। ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है, ये पिच बॉल है जो कि स्ट्रिंग से लटकी हुई है। अब जब मैं पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को पिच बॉल्स के पास लाऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर चुकी होगी। दोनों से मैं टच कर रहा हूँ तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो चुके होंगे, और रोड भी अब पॉजिटिवली चार्ज ही है। दोनों का चार्ज सेम है आपस, अब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक है ग्लास रोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरी है
प्लास्टिक रोड जो कि नेगेटिवली चार्ज थे। सेम 2 पिथ बॉल थी सी हमारे पास। अब मैंने पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को इस पिथ बॉल से टच किया और नेगेटिवली चार्ज को इस पिथ बॉल से। अब ये पिथ बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इस वाले पिथ बॉल ने पॉजिटिव चार्ज गेन किया था, इस वाले पिथ बॉल ने नेगेटिव चार्ज गेन किया था। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इन सब मटेरियल ने ये सब शो किया क्योंकि सबसे पहली बात तो रोड से पिथ बॉल को, ग्लास रोड को, ये सब इन सब में चार्ज ट्रांसफर हुआ था। और चार्ज ट्रांसफर होने के बाद जब इसमें चार्ज आया ना, तो वो प्रोसेस कहलाई कि ये अब इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं। और जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने प्रॉपर्टी दिखाई, इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया। वो सारी प्रॉपर्टीज जो चार्ज को बचाने में मदद करती है, क्योंकि ये अट्रैक्ट या रिपेल तभी करेंगे जब इनके पास चार्ज होगा। तो जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं चार्ज का पता लगाने में, उस पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं, हमने पहले ग्लास रोड ली थी, उसे सेल पर हमने रब किया था, तो इस पर पॉजिटिव आया था और इस वाले पर नेगेटिव आया था। अब मान लीजिए मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, तो कंबाइन करने पर इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कंबाइन होकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। और आप जानते हैं मैथ्स में अच्छे से कि जब भी एक पॉजिटिव चार्ज आता है, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी जब ऐड होती है तब वो एक दूसरे को खत्म कर देती है, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती है। इसी प्रकार यहाँ चार्जेस ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। इसी बेसिस पर साइंटिस्ट ने चार्जेस का नाम, एक चार्ज का नाम रखा पॉजिटिव और एक चार्ज का नाम रखा नेगेटिव। इसमें जैसा डायग्राम में दिखाया है, आप ऐसा एक स्ट्रेट पेपर स्ट्रिप लोगे, फिर आप पेपर स्ट्रिप को फोल्ड कर दोगे और जो उसका मिडल वाला हिस्सा होगा उसे आप मार्क कर देंगे। लेकिन अब फोल्ड करने के बाद वो दोनों हिस्से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब आपने पेपर पर आयरनिंग करी तब दोनों में एक सेम चार्ज इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब आपको पता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और हमारे पेपर के दोनों हिस्सों पर सेम चार्ज आ चुका है, इसलिए अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी फिनोमेनन को यूज करते हुए अब हम एक एक्सपेरिमेंट का एपरेटस बनाएंगे। अब हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्कोप हमने जो एपरेटस बनाया था लगभग उसके जैसा ही है। आप डायग्राम में देखिए तो उसमें थर्ड ऊपर एक मेटल नोब लिखा हुआ है, वो वही पिथ बॉल है। उसके नीचे आप देखिए मेटल रोड लिखा हुआ है, वो हमने कटेन रोड ली थी वही है। उसके नीचे रबर है, हमने कोर्क लिया था। और अब यहाँ पे सिर्फ हमने एल्यूमिनियम फॉइल ली थी ना, यहाँ उसकी जगह पे गोल्ड मटेरियल का फॉइल बनाया हुआ है और गोल्ड लीव्स यूज की हुई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि गोल्ड लीव है और जो एल्यूमिनियम फॉइल थी वो तो बहुत पतले हैं, तो फिर वो तो हवा में उड़ेंगे और हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट बिगाड़ देंगे। तो उसका आंसर ये है कि अंदर हवा नहीं है, इसलिए वहाँ वो बोतल यूज़ करी थी, और इसमें भी अंदर हवा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ ग्लास विंडो यूज़ करी है इस इलेक्ट्रोस्कोप में। अब हमेशा की तरह इस बार भी आप मेटल नोब के पास में चार्ज्ड ग्लास लाओगे, वो उस नोब को चार्ज करेगा और चार्ज नीचे जाएगा गोल्ड लीव में, और उन दोनों में सेम चार्ज आ चुका होगा वापस, और अब वापस वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इससे हमें मालूम पड़ता है कि इन पर चार्ज है। तो पहला हमने पेपर एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेसिस पे हमने एल्यूमिनियम फॉइल को यूज़ किया, और उसके जैसा सेम टू सेम एपरेटस है
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। जैसे मेटल रो पे आप चार्ज लाओगे, वो मेटल रोड से नीचे जाएगा गोल्ड लीव्स में, और उन दोनों पे सेम चार्ज आ चुका होगा, जिसके कारण अब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इससे हमें पता पड़ता है कि उन दोनों पर सेम चार्ज आ चुका है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम बात करेंगे। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू करंट आराम से पास हो सकता हो, और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू करंट पास नहीं हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको फ्लो होने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाता है। इसे कुछ मीडियम चाहिए, कुछ पार्टिकल चाहिए जो इसे ट्रैवल कराने में हेल्प कर सके। और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होने में हेल्प करते हैं। इसीलिए कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है, लेकिन इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्टेंस भी करती है, जिसके कारण इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। अब हम इन दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। कंडक्टर में आप जब भी चार्ज दोगे ना कंडक्टर के ऊपर, तो पूरे कंडक्टर पर वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका होगा, यानी कि चार्ज कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा कंप्लीटली पूरे कंडक्टर पर। लेकिन वही चार्ज अगर आप एक इंसुलेटर को दोगे तो वो चार्ज किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे ही रहेगा जहां आप उसको चार्ज दोगे। वापस रिपीट करता हूँ, कंडक्टर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इंसुलेटर में चार्ज उसी जगह पर रहेगा। अब इसको मैं आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाऊंगा। पहले एक्सपेरिमेंट में इससे आप मेटल रोड मान लो। ये मेटल रोड अभी पूरी तरह से इसका कोई हैंडल नहीं है, मेटल रोड है सिंपल। मैंने इसको रब करूंगा ना तो फिर इस पर चार्ज प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन आप जानते हो कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कंडक्टर होती है चार्ज की, तो फिर जब मैं इसको रब करूंगा इस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा, और वो चार्ज मेरी बॉडी के थ्रू नीचे अर्थ में पास हो जाएगा, और इस पर जो भी चार्ज प्रोड्यूस होगा वो नीचे अर्थ में जा चुका होगा, और ये मेटल की रोड वापस से न्यूट्रल हो चुकी होगी। लेकिन अगर मैं इस मेटल के रोड पे यहाँ पर इंसुलेटर का हैंडल लगाता हूँ, इंसुलेटर का हैंडल मैंने यहाँ लगाया, मान लो वोल का, सिल्क का, रबर का, इंसुलेटर का मैंने यहाँ लगा दिया हैंडल, और अब मैं अगर इस मेटल रोड को रब करूंगा तो ये मेटल रोड चार्ज की प्रॉपर्टी शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब आपने मेटल रोड को रब किया तो इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो मेरी बॉडी में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटर लगा हुआ था और उस इंसुलेटर ने उस चार्ज को आने से रोक दिया। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में आप एक पिथ बॉल लेंगे, पिथ बॉल को आप एक कॉपर वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब मैं इस कॉपर वायर के पास में एक नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड लाऊंगा। अब क्या होगा, जब वो चार्ज रोड के इस हिस्से पर आएगा तो चार्ज इस रोड से पास होते हुए पिथ बॉल में आ चुका होगा, और अब पिथ बॉल भी नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। अब इसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे? तो इसके पास में जब आप ग्लास रोड को लाओगे नेगेटिव तो रिपेल करे, जब आप प्लास्टिक रोड को लाओगे नेगेटिव तो रिपेल करेगी और ग्लास रोड इसको अट्रैक्ट करेगी, जिससे हमको पता पड़ता है कि ये पिथ बॉल अब चार्ज हो चुकी है। अब अगर मैं कॉपर रोड की जगह पे रबर की रोड यहाँ लगाऊंगा ना, तो अब वो नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड लाने पर ये पिथ बॉल चार्ज अब नहीं होगी और ये कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। भले ही आप रोड इसके पास लाओ, ये ना तो अट्रैक्ट करेगी और ना ही रिपेल करेगी। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि जब हमने कॉपर वायर को यहाँ लगाया था तब ये चार्ज हुई, यानी कॉपर वायर के थ्रू करंट पास हुआ, चार्ज पास हुआ। तो जो कॉपर वायर है जिसके थ्रू करंट
पास हुआ वो कहलाएगा कंडक्टर, और जो रबर था, रबर का रोड, वो इंसुलेटर, क्योंकि उसके थ्रू करंट पास नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एटम है या कोई भी बॉडी, मान लो बॉडी है, तो इस पर चार्ज है या नहीं है। अब समझना, इस बॉडी पर चार्ज तो है, इस बॉडी पर चार्ज तो है, लेकिन इस पे नेट चार्ज 0 है। वो कैसे? इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, स्पेसिफिक नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को इसमें न्यूट्रल कर चुके हैं। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज तो कंबाइन हो चुके हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर चुके हैं, इसलिए अभी ये बॉडी न्यूट्रल है। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि इसमें चार्ज तो है, ऐसा नहीं है इस पर चार्ज नहीं है, चार्ज तो है, लेकिन वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर चुके हैं। अब इन पर चार्ज आता कैसे है, इस बारे में बात करते हैं। तो मान लो सिल्क है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें टोटल चार्ज 0 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। ग्लास रोड में इसके पास लाया, इसको मैंने रब किया, ग्लास रोड के पास भी इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होता है, और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होगा। अब मैंने इसको स्पेयर किया, तो इसमें क्या होगा, जो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो अब इस पर ट्रांसफर हो चुके होंगे। सिलिकॉन अब इससे, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर आ गया नेगेटिव, और ग्लास रॉड जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया अब उस पर आ चुका है पॉजिटिव। तो इससे हमें क्या पता पड़ा कि चार्ज तो इसके पास भी था, सिल्क के पास चार्ज तो ग्लास रॉड के पास भी था, पहले चार्ज न्यूट्रल था दोनों का। हमने जब रब किया तो इलेक्ट्रॉन को हीट मिली, तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज अब आ चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपने मेटल रोड को बिना हैंडल के रब किया तो उसमें जो चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ वो आपके बॉडी से होते हुए अर्थ में जा चुका है। तो फिर आप ये देखोगे कि आप किसी भी चार्ज बॉडी को अगर आप अर्थ से टच करेंगे ना, तो उसका जितना भी चार्ज है ना, जितना भी करंट है, वो उस बॉडी से पास होते हुए पूरा का पूरा वैसा का वैसा अर्थ में चला जाएगा। तो जो पूरा फिनोमिनन है जिसमें बॉडी का चार्ज अर्थ में पास हो जाता है, यह फिनोमिनन अर्थिंग कहलाता है। और ये फिनोमिनन आपके घर में यूज होता है, जैसे आपके टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, तो इनमें कुल मिला के 3 वायर होती है। 2 वायर इसमें यूज होती है पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को गेन करने के लिए। अब उन 2 वायर ने पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी गेन कर ली, जो तीसरी वायर होती है वो कनेक्ट होती है एक मेटल प्लेट से, एक थिक मेटल प्लेट होती है, वो थर्ड वायर उस मेटल प्लेट से कनेक्ट की जाती है, और उस मेटल प्लेट को जमीन के अंदर दफना दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, आपके जैसे टीवी रेफ्रिजरेटर में जो मेटल सरफेस होते हैं ना, जो करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, तो मान लो गलती से उस पर कोई वायर टच हो गई, उसमें करंट पास हुआ, तो जब हमने थर्ड वायर लगाई थी ना, जो ग्राउंड की हुई थी, वो उस करंट को अर्थ के अंदर भेज देगा, जिससे वो बॉडी वापस न्यूट्रल हो जाएगी। अब क्या होगा, आप टीवी को हाथ लगाओगे, अगर उस पर ग्राउंड नहीं किया हुआ है तो आपको करंट लग जाएगा, या फिर आपका जो रेफ्रिजरेटर या टीवी है वो खराब हो जाएगा उसका, क्योंकि वो उसमें करंट पास होगा, हीट आएगी। तो उससे बचने के लिए ही ग्राउंडिंग की जाती है कि मान लो कोई वायर उस बॉडी से टच हो गया, उसमें करंट आया, तो थर्ड वायर जिससे आपने ग्राउंडिंग कर रखी थी वहां से वो करंट अर्थ में चला जाएगा और आप सेफ रहेंगे। तो अर्थिंग का ये पर्पस होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट में आप 2 पिथ बॉल लेंगे, वो पिथ बॉल इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ी रहेगी और वो दोनों पिथ बॉल एक दूसरे को टच करेगी, जिनका नाम ए और बी है। चार्जिंग बाय इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट में आप 2 पिथ बॉल लेंगे, वो पिथ बॉल इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ी रहेगी और वो दोनों पिथ बॉल एक दूसरे को टच करेगी,
जिनका नाम ए और बी है। अब आप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड को पिच बॉल ए के लेफ्ट में पास में लाओगे। अब आपको ध्यान रखना है कि वो ग्लास रोड पिच बॉल ए को टच ना करे, वो सिर्फ उसके पास में आएगी। तो आप देखोगे कि आपको पता है कि बॉडीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं जो कि बैलेंस होते हैं। तो ग्लास रोड का पॉजिटिव चार्ज दोनों बॉडीज के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण दोनों बॉडीज का जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो पिच बॉल ए के लेफ्ट में आ जाएगा। लेकिन वो चार्ज पूरा का पूरा नहीं आएगा, उस चार्ज का कुछ ही फ्रैक्शन वहाँ आएगा। अब यहाँ एक फिनोमिनन होगा। देखिए आप ए के लेफ्ट में दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड है उसका अट्रैक्शन काम कर रहा है, और दूसरा जो चार्ज वहाँ पहले से आ चुके हैं उनका रिपल्सन काम कर रहा है। तो फिर पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज वहाँ नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों फोर्स जो मैंने अभी बताए उनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, और वो इक्विलिब्रियम बहुत ही जल्दी आ जाता है। और ये जो पूरा फिनोमिनन होता है वो फिनोमिनन ही इंडक्शन कहलाता है। अब आप दोनों पिच बॉल ए और बी को बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे। आपको बस उनका टच किया हुआ था, उस टच को हटाना है। तो आपने ए और बी को एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट किया, ग्लास रोड वैसी की वैसी रहेगी। अब आप ग्लास रोड को हटा दोगे तो आप देखोगे कि अब ए के नेगेटिव चार्ज को ग्लास रोड तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, क्योंकि उसे हमने हटा दिया। तो ए का नेगेटिव चार्ज अब बी के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और अब वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं दोनों पिच बॉल को एक दूसरे से और ज़्यादा सेपरेट कर देता हूँ तो फिर अब वो दोनों चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज ए में रह जाएगा और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज बी के पास रह जाएगा। और इस तरह से दोनों पिच बॉल अपोजिटली और इक्वली चार्ज हो चुकी होंगी। और यह जो आपने पिच बॉल को चार्ज दिया यही चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। और इस पूरी प्रोसेस में ग्लास रोड का पॉजिटिव चार्ज लॉस हुआ ही नहीं। बाकी पिछली बार वाले प्रोसेस में ग्लास रोड का पॉजिटिव चार्ज लॉस होता है, लेकिन इस प्रोसेस में ग्लास रोड का पॉजिटिव चार्ज का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन के बेसिस पे एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में है पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है। जब मैं इसको लाइट मटेरियल के पास लाऊंगा तब क्या होगा कि जो लाइट मटेरियल है ये न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है। जब पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड मैं इस लाइट मटेरियल के पास लाऊंगा, टच नहीं करूंगा, पास लाऊंगा, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके इस हिस्से में राइट वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके लेफ्ट वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाएगा। जिसके कारण अब इसके मटेरियल के और ग्लास रोड के बीच में दो फोर्स लगेंगे। एक तो इस हिस्से पे पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन, और इस वाले के पॉजिटिव और इस वाले के पॉजिटिव का रिपल्शन। लेकिन इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, जिसके कारण अब ये लाइट मटेरियल और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही रीजन है कि चार्ज रोड और लाइट मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। इसीलिए करते हैं कि जब आप रोड को मटेरियल के पास लाते हैं तो उसमें अपोजिट चार्ज उस रोड के पास में आ जाता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। आज हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चार्ज की पहली बेसिक प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक आप चार्जेस को एल्जेब्रिकली ही ऐड करते हो, यानी कि आप इसमें साइन को हमेशा कंसीडर करते हो। जैसे किसी सिस्टम में +4 कूलम चार्ज है, +2 कूलम चार्ज है और -1 कूलम चार्ज है। तो जब आप इनको ऐड करोगे
तब +4 +2 +6 कूलम चार्ज +6 कूलम चार्ज -1 कूलम चार्ज इक्वल टू 5 कूलम चार्ज। तो यहाँ मैंने चार्ज कंसिडर किया, इसलिए हमेशा आप एडिटिविटी उस चार्ज में उसके साइन को भी कंसिडर करेंगे। अब बात यह है कि चार्ज है उसको स्केलर क्यों बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू 1, 2, 1.2, 4.2, तो यही हमेशा मैग्नीट्यूड कहलाता है। और चार्ज का फिक्स मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन चार्ज की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी फिक्स कोई डायरेक्शन हो ही ना और उसकी कोई स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड हो, उसे हम हमेशा स्केलर कहा जाता है। इसलिए चार्ज को आप देखते हो उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए चार्ज को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसके मुताबिक चार्ज हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। हमारे अर्थ में जितने भी जगहों पर चार्ज प्रेजेंट है वहाँ वो चार्ज हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है, उसमें एक 4 कूलम चार्ज है, एक 2 कूलम चार्ज है और एक -2 कूलम चार्ज है। तो अब उसका नेट चार्ज क्या होगा? 4 + 2 6, 6 - 2 4, यानी कि नेट चार्ज उस पर कितना हुआ? 4 कूलम। अब मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने 4 कूलम वाले से लेके 1 कूलम चार्ज 2 कूलम वाले को दिया, तो अब उसके पास कितना चार्ज है? 3 कूलम चार्ज। और 2 वाले के पास भी कितना है? 3 कूलम चार्ज। और -2 कूलम वाला वैसा का वैसा है। अब 3 कूलम चार्ज + 3 कूलम चार्ज 6 कूलम चार्ज, 6 - 2 कूलम चार्ज, अगेन 4 कूलम चार्ज। तो आपको क्या पता पड़ा कि मैंने भले ही चार्ज को एक चार्ज के अमाउंट को एक चार्ज से लेकर दूसरे चार्ज पर ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो नेट चार्ज आया था हमारे सिस्टम का वो वही का वही आया। यानी कि सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। तो होता क्या है, उसका बस डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है। इसी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी घर में हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड ने वाइफ को 1000 रुपये दिए और वाइफ ने संभाल के रख लिए। तो ना घर के बाहर पैसे गए ना घर के अंदर पैसे आए, पैसे बस इंटरनली ट्रांसफर हो चुके हैं। वैसे ही पिछले एग्जांपल में हुआ था कि एक चार्ज ने मैग्नीट्यूड दूसरे को दिया और वो ऐड होने पर फाइनल आंसर सेम ही आया। तो हमेशा किसी सिस्टम में चार्ज उतना का उतना ही रहता है, बस उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो पाता है। अब हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो जो चार्ज होता है ना, उसके मैग्नीट्यूड की जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है वो होती है स्मॉल ई। और उसके बारे में हम बात करते हैं स्मॉल ई के बारे में। जिससे कोई मकान बनाता है तो उस मकान की सबसे छोटी क्वांटिटी होती है ईंट। अब हमेशा तो चार्ज होगा ना वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। वो कभी भी फ्रैक्शन में होता ही नहीं चार्ज। यानी कि वो n यानी कि ई 2e 3e ne कभी भी डाई किलो चार्ज डाई चार्ज नहीं होगा, पौने तो चार्ज नहीं होगा, सवा एक चार्ज नहीं होगा। यहाँ 1 2 3 4 n। तो फिर चार्ज हमेशा क्वांट मतलब कि पैकेट, तो चार्ज हमेशा पैकेट में जाता है, पैकेट में अलग अलग 1 कूलम चार्ज 2 कूलम चार्ज 3 कूलम चार्ज, ऐसे कंटिन्यूस नहीं जाता है कि 1 कूलम 1.5 कूलम, ऐसे जाता ही नहीं है। हमेशा वो इंटीजर्स की फॉर्म में जाता है चार्ज। और जो फैक्ट है कि चार्ज हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ही जाता है, ne की फॉर्म में, वो फैक्ट ही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं चार्ज की एसआई यूनिट की। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। अभी 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होती है? तो एक वायर के थ्रू जब आप 1 एम्पीयर करंट को पास कराते हो 1 सेकंड के लिए, तो जो चार्ज उस वायर में प्रोड्यूस हुआ वो 1 कूलम चार्ज होगा। अब आप E की वैल्यू में साइन को भी कंसिडर करते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें -ne आ जाएगा, और अगर प्रोटॉन है तो +ne आ जाएगा। मान लीजिए किसी सिस्टम में मेरे पास n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और n2 नंबर ऑफ
प्रोटॉन है, तो फिर इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन, यानी कि माइनस n1 इंटू ई एल्जेब्रिक सम, तो प्लस n2 इंटू ई। अब प्लस क्यों आया, क्योंकि प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, तो सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, माइनस n1 इंटू ई प्लस n2 इंटू ई। यानी कि जब भी आप चार्जेस को ऐड करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव आएगा और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव आएगा। और जो नेट चार्ज होगा ना सिस्टम का, वो भी इस रूल को फॉलो करेगा। कैसे, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल बताया उसमें चार्ज कितना था, माइनस n1 इंटू ई प्लस n2 इंटू ई। अगर आपने n e कॉमन ले लिया तो क्या आया, n2 माइनस n1, n2 भी इंटीजर, n1 भी इंटीजर, डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। तो फिर जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर की फॉर्म में ही होगा। तो आपका सिस्टम का जो नेट चार्ज आया वो एक इंटीजर का, उसका ई का मल्टीपल ही आया, वो फ्रैक्शन में आया ही नहीं। तो इससे हमें यह मालूम पड़ा कि चार्ज हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ही होता है, वो फ्रैक्शन में कभी नहीं होता है। चार्ज होता है 1 2 3 4, 1.5 2.5 ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने प्रॉपर्टी बताई कि चार्ज पैकेट्स में ट्रांसफर होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, अलग अलग पैकेट्स में होता है। अब वो बात आपके मैक्रोस्टैटिक सिस्टम में अप्लाई होती नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और मैक्रो सिस्टम में इतने सारे चार्ज होते हैं कि मान लो मैंने कोई बहुत बड़ा सिस्टम लिया, उसमें चार्ज बहुत सारा है, तो उसमें मैंने ई को मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 30 से। तो अब वो जो 10 की पावर माइनस 18 था वो खत्म हो चुका है और बहुत बड़ी वैल्यू आ चुकी है। तो फिर जब आप उनको बढ़ाओगे, चार्ज वाला तो बहुत लाखों चार्ज है, तो 1 लाख चार्ज के बाद 1,10,000 चार्ज है, तो फिर अब जो इंक्रीमेंट होगा ना वो बहुत कम होगा, और जो वैल्यूज आपके पास आई थी अब वो एक दूसरे के बहुत पास में आएंगी। तो वैल्यूज आप एक दूसरे के इतना पास आ चुकी होगी कि वो अब एक दूसरे से अलग आपको लगेगी ही नहीं। अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि ये कंटिन्यूस ही है। जैसे आप एग्जांपल को मान लो कोई लाइन है आपको कंटिन्यूस लग रही है, तो फिर जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूस हो। मान लो उसमें डॉट बहुत पास में होंगे ना एक दूसरे के, तो भी वो कंटिन्यूस ही लगेगी। वैसे ही मैक्रो सिस्टम में 10 के पावर माइनस 18 बैलेंस हो जाता है, तो जो वैल्यूज आती है वो एक दूसरे के बहुत पास में आती है, तो उससे आपको लगता ही नहीं है कि वैल्यू एक दूसरे से अलग अलग है, आपको लगता है कंटिन्यूस है, पैकेट में नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम माइक्रो सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो माइक्रो सिस्टम में 10 की पावर माइनस 18 एक अच्छा खासा अपना प्रभाव रखता है। उसके कारण इसमें जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। इसीलिए आपका ये जो क्वांटाइजेशन का रूल है वो मैक्रो सिस्टम में अप्लाई नहीं होता है, माइक्रो सिस्टम में अप्लाई होता है कि उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा होता है और सामने दिखता है, जिसके कारण वो कंटिन्यूस नहीं दिखता है, वो अलग से दिखता है। अब एक बार वापस में रिपीट कर देता हूँ इस बारे में। मैक्रो सिस्टम में 10 की पावर माइनस 18 बैलेंस हो जाता है और वो सारी वैल्यूज एक दूसरे के बहुत पास में आ जाती है। वैल्यूज एक दूसरे के पास आने के कारण कंटिन्यूस लगती है, इसलिए मैक्रो सिस्टम में क्वांटाइजेशन का पैकेट वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। लेकिन माइक्रो सिस्टम में वो वैल्यू एक दूसरे से बहुत दूर होती है, जिसके कारण वो क्वांटाइजेशन वाला रूल अप्लाई होता है और आपको चार्जेस एक पैकेट की फॉर्म में दिखाई देते हैं।